वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक से यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आप इसे काम करते हुए वर्कआउट या जॉगिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग सिविल 360, जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। Today's topic is Non-Cooperation Movement and Khilafat Andolan from the book Spectrum Modern History। इस टॉपिक का समरी नोट्स और एमसीक्यू के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। आज हम बात कर रहे हैं 1919 से 1922 के उस दौर की जब भारत में दो बहुत बड़े जन आंदोलन एक साथ चले, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों आंदोलन, जिनके मुद्दे थोड़े अलग थे, वो कैसे नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन के एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आए। तो शुरुआत कैसे हुई, मतलब क्या माहौल था उस वक्त? देखिए, माहौल असल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही बन रहा था। उम्मीद थी कि युद्ध के बाद शायद सरकार कुछ उदारता दिखाएगी, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। 1919 आते आते असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। किन वजहों से? मतलब क्या खास बातें थी? कई बातें थी। एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब थी। युद्ध के बाद महंगाई आसमान छू रही थी, भारत के उद्योगों का प्रोडक्शन कम हो गया था। ऊपर से सरकार ने टैक्सेस और लगान का बोझ और बढ़ा दिया, तो आम आदमी, किसान, मजदूर, लगभग हर कोई परेशान था। आर्थिक तंगी तो थी ही। हाँ, और फिर आए वो दमनकारी कानून और घटनाएं, जैसे रॉलेट एक्ट, जिसके खिलाफ इतना विरोध हुआ। फिर पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया, और उसके बाद वो भयानक जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसने तो मतलब पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोगों ने ब्रिटिश शासन का वो क्रूर चेहरा देखा जो शायद पहले इतना साफ नहीं दिखा था। और फिर उस पर हंटर कमेटी की रिपोर्ट, उससे भी तो काफी निराशा हुई थी। बिल्कुल, हंटर कमेटी तो एक तरह से लीपापोती ही साबित हुई। बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने तो जनरल डायर के काम का समर्थन तक कर दिया, और ब्रिटेन की जनता ने उसके लिए चंदा जमा किया, करीब 30,000 पाउंड्स। इससे भारतीयों को बहुत ठेस पहुंची। हाँ, ये तो अपमानजनक था। और जो मॉन्टेकू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1919 में, उनमें जो डायरकी का सिस्टम प्रस्तावित था, वो भी भारतीयों की सेल्फ गवर्नमेंट की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में बिल्कुल नाकाम रहा। तो कुल मिलाके निराशा और गुस्से का माहौल था। और इसी दौरान क्या हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर भी कुछ माहौल बन रहा था? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। 1916 के लखनऊ पैक्ट से कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भी सहयोग बढ़ा था। फिर रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन हुए, उसमें हिंदू, मुसलमान और दूसरे समुदाय भी साथ आए। अच्छा। और मुस्लिम लीग के अंदर भी जो युवा पीढ़ी थी, जैसे मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, ये लोग ज्यादा रैडिकल नेशनलिस्ट थे और अब ज्यादा प्रभावशाली हो रहे थे पुराने अलीगढ़ स्कूल के नेताओं के मुकाबले। ये लोग सक्रिय भागीदारी के पक्ष में थे। और इसी पूरे माहौल में फिर खिलाफत का मुद्दा सामने आया है ना? बिल्कुल। खिलाफत इशू ने खासकर युवा मुस्लिम पीढ़ी और जो पारंपरिक मुस्लिम विद्वान ब्रिटिश शासन के आलोचक बन रहे थे, उनके बीच नेशनलिस्ट भावनाओं को और मजबूत किया। ये खिलाफत का मुद्दा असल में था क्या? थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, मामला जुड़ा था टर्की से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की ने ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया था। युद्ध के बाद जब ब्रिटेन जीता तो उसने टर्की के साथ बहुत सख्त रवैया अपनाया। भारतीय मुसलमान और दुनिया भर के मुसलमान टर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता मानते थे, खलीफा। युद्ध के बाद ब्रिटेन ने न सिर्फ ऑटोमन एम्पायर यानी तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया, बल्कि खलीफा को भी सत्ता से हटा दिया। अच्छा, तो इससे दुनिया भर के मुसलमान नाराज हुए। जाहिर है, भारत में मुसलमानों ने मांग उठाई कि भाई, एक तो खलीफा का जो मुस्लिम पवित्र स्थान है, उन पर नियंत्रण बना रहना चाहिए जी। और दूसरी बात, टर्की के बंटवारे के बाद खलीफा के पास इतना क्षेत्र तो छोड़ा जाए कि उनकी गरिमा बनी रहे। इन्हीं मांगों को लेकर 1919 की शुरुआत में अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली, साथ में मौलाना आजाद, अजमल खान, हसरत मोहानी जैसे नेताओं ने मिलकर एक खिलाफत कमेटी बनाई। तो इस कमेटी का मकसद था ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना। हाँ, बिल्कुल। मकसद था कि ब्रिटिश सरकार टर्की के प्रति अपना रवैया बदले। तो फिर ये खिलाफत कमेटी और कांग्रेस, ये मतलब कैसे एक साथ आए? कैसे नॉन कोऑपरेशन का एक कॉमन प्रोग्राम बना? देखिए, शुरुआत में तो खिलाफत नेताओं ने वही तरीके अपनाए, बैठकें करना, याचिकाएं देना, डेलीगेशंस भेजना वगैरह। लेकिन जल्द ही कमेटी के अंदर एक ज्यादा उग्रवादी सोच उभरी,
इन लोगों का मानना था कि सिर्फ याचिकाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि ब्रिटिश सरकार के साथ हर तरह का सहयोग बंद करना होगा, एक एक्टिव आंदोलन चलाना होगा। अच्छा। नवंबर 1919 में दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें ब्रिटिश सामान के बायकॉट का आह्वान किया गया और यह भी साफ कर दिया गया कि अगर लड़ाई के बाद जो शांति शर्तें तय होंगी वो टर्की के पक्ष में नहीं हुई तो मुसलमान सरकार के साथ सारा सहयोग बंद कर देंगे। और गांधी जी का क्या रोल था इसमें? गांधी जी इस वक्त ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने इस पूरे मुद्दे में एक बहुत बड़ी संभावना देखी। उन्हें लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए सरकार के खिलाफ एक बड़ा एकजुट मास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस में तो सब एक मत नहीं थे शायद शुरू में। खिलाफत के सवाल पर कांग्रेस का क्या रुख था? हाँ, ये बात सही है। कांग्रेस में इस तरह के पॉलिटिकल एक्शन को लेकर थोड़ी हिचकिचाहट थी। गांधी जी तो खिलाफत मुद्दे पर सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन शुरू करने के पक्ष में थे, लेकिन जैसे तिलक जी थे, वो एक धार्मिक मुद्दे पर मुस्लिम नेताओं के साथ अलायंस करने को लेकर थोड़े स्केप्टिकल थे। उन्हें सत्याग्रह के तरीके पर भी पूरा भरोसा नहीं था। अच्छा। हाँ, प्रोफेसर रविंद्र कुमार बताते हैं कि गांधी जी ने तिलक जी को समझाने की कोशिश भी की थी कि मुस्लिम समुदाय के साथ ये गठबंधन कितना जरूरी है। और गांधी जी के नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम के कुछ और पहलू भी थे, जैसे काउंसिल्स का बॉयकॉट। उस पर भी कुछ नेताओं को आपत्ति थी। तो फिर कांग्रेस ने आखिर में समर्थन क्यों दिया? मतलब शुरू में तो मतभेद थे। हाँ, मतभेद थे, लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने समर्थन दिया। इसकी कई वजह थी। एक तो ये हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने और मुस्लिम जनता को बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आंदोलन में लाने का एक सुनहरा अवसर दिख रहा था। दूसरी बात, कांग्रेस का जो भरोसा था कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों पर, वो अब डगमगाने लगा था। खासकर पंजाब की घटनाओं और जो पक्षपातपूर्ण हंटर कमेटी रिपोर्ट आई, उसके बाद ये भरोसा और कम हो गया। सही बात है। और कांग्रेस को यह भी अंदाजा था कि आम जनता में बहुत असंतोष है और वो उसे व्यक्त करने के लिए तैयार है, तो कांग्रेस ने इस मौके को पहचाना। और मुस्लिम लीग, उनका क्या रुख रहा? मुस्लिम लीग ने भी तय किया कि वो पॉलिटिकल सवालों पर कांग्रेस और उसके आंदोलन को पूरा समर्थन देगी। तो चलिए अब सीधे नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट पर आते हैं। इसकी टाइमलाइन क्या रही? क्या प्रोग्राम तय हुआ? ठीक है, तो घटनाक्रम कुछ यूं चला। फरवरी 1920 में एक जॉइंट हिंदू मुस्लिम डेलीगेशन वॉइसराय से मिला, लेकिन बात नहीं बनी। गांधी जी ने घोषणा कर दी कि अब खिलाफत का सवाल पंजाब के अन्याय और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के मुद्दों से भी बड़ा हो गया है, और अगर पीस ट्रीटी की शर्तें मुसलमानों को मंजूर नहीं हुई तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे। और फिर वो ट्रीटी ऑफ सेवरस आई। हाँ, मई 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरस हुई टर्की के साथ, जिसने टर्की को पूरी तरह से बांट दिया। इससे गुस्सा और भड़क गया। फिर जून 1920 में इलाहाबाद में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें स्कूलों, कॉलेजेस और लॉ कोर्ट्स के बॉयकॉट के प्रोग्राम को मंजूरी दी गई और गांधी जी को इसका नेतृत्व करने को कहा गया। और आंदोलन फॉर्मली कब शुरू हुआ? 31 अगस्त 1920 को खिलाफत कमेटी ने नॉन कॉपरेशन का अभियान शुरू कर दिया। ये तारीख महत्वपूर्ण है। इसी बीच 1 अगस्त 1920 को तिलक जी का निधन हो गया था, जो एक बड़ा झटका था। जी, फिर कांग्रेस ने इसे कब अडॉप्ट किया? सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन हुआ कलकत्ता में। वहां यह तय हुआ कि जब तक पंजाब और खिलाफत के अन्यायों का निवारण नहीं हो जाता और स्वराज स्थापित नहीं हो जाता, तब तक नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। इस प्रोग्राम में क्या-क्या शामिल था? इसमें कई चीजें थीं। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बॉयकॉट करना, हाँ, लॉ कोर्ट्स का बॉयकॉट करना और उसकी जगह पंचायतों के जरिए न्याय दिलाना, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बॉयकॉट करना। हालांकि इस पर सीआर दास जैसे कुछ नेता सहमत नहीं थे, पर वो कांग्रेस के डिसिप्लिन के तहत मान गए। नवंबर 1920 के इलेक्शंस का बॉयकॉट हुआ और ज्यादातर वोटर्स ने भी हिस्सा नहीं लिया। और स्वदेशी पर भी जोर था। बिल्कुल, विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट करना और उसकी जगह खादी का इस्तेमाल करना, हाथ से कताई करना, सरकारी सम्मान और उपाधियां लौटाना, ये पहला चरण था। दूसरे चरण में मास सिविल डिसोबीडियंस की बात थी, जिसमें सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना और टैक्स न देना भी शामिल हो सकता था। अच्छा। और यह भी तय हुआ कि आंदोलन के दौरान सभी पार्टिसिपेंट्स हिंदू मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता निवारण के लिए काम करेंगे और हर हाल में अहिंसक रहेंगे। नॉन वायलेंस पर बहुत जोर था। और फिर दिसंबर 1920 का नागपुर सेशन, वो तो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है ना? हाँ बिल्कुल, नागपुर सेशन बहुत अहम था। पहली बात तो ये कि नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को यहाँ विधिवत रूप से एंडोर्स कर दिया गया। जी। दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात,
कांग्रेस के लक्ष्य क्रीड में एक बड़ा बदलाव किया गया। पहले लक्ष्य था कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से सेल्फ गवर्नमेंट हासिल करना। अब तय हुआ कि कांग्रेस का लक्ष्य पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स यानी शांतिपूर्ण और वैध तरीकों से स्वराज हासिल करना होगा। तो इसका मतलब कांग्रेस ने अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल का रास्ता चुन लिया। एग्जैक्टली, ये एक बड़ा शिफ्ट था। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में भी बदलाव किए गए। 15 सदस्यों की एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई जो रोजमर्रा के फैसले ले सके। प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज को भाषाई आधार पर ऑर्गेनाइज करने का फैसला हुआ। वार्ड कमिटीज बनाई गई और कांग्रेस की मेंबरशिप फीस घटाकर सिर्फ 4 आना कर दी गई ताकि आम लोग भी जुड़ सकें। और इसी सेशन में गांधी जी ने वो 1 साल में स्वराज वाली बात कही थी। हाँ, गांधी जी ने घोषणा की कि अगर नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम पूरी तरह से लागू किया गया तो 1 साल के भीतर स्वराज आ जाएगा। इससे लोगों में बहुत जोश भर गया। यहां तक कि बंगाल के कई रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ग्रुप्स ने भी कांग्रेस प्रोग्राम को समर्थन देने का वादा किया। लेकिन कुछ नेता असहमत भी हुए होंगे इस बदलाव से। हाँ, कुछ बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, जीएस खरपड़े, बीसी पाल। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल तरीकों में ही विश्वास रखते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे कुछ और नेताओं ने अलग होकर इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बना ली, पर आगे चलकर नेशनल पॉलिटिक्स में उनका रोल बहुत सीमित रह गया। तो कांग्रेस के इस आंदोलन को अपनाने से इसमें जबरदस्त तेजी आई होगी। बिल्कुल। 1921-22 में एक अभूतपूर्व पॉपुलर अपसर्ज देखने को मिला। यह आंदोलन देश भर में फैला कैसे? क्या हुआ इस दौरान? गांधी जी ने अली ब्रदर्स के साथ मिलकर पूरे देश का तूफानी दौरा किया। लोगों में गजब का उत्साह था। हजारों स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। इस दौरान करीब 800 नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस खुले। अच्छा, जैसे अलीगढ़ में जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ। और इनका नेतृत्व कर रहे थे आचार्य नरेंद्र देव, सीआर दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष बोस जैसे बड़े नेता। सुभाष बोस तो कलकत्ता में नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने थे। वकीलों ने भी साथ दिया। हाँ, बहुत से नामी वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, सिराज गोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशम, राजेंद्र प्रसाद, कई बड़े नाम थे इसमें। और बॉयकॉट का क्या असर हुआ? विदेशी कपड़ों के ढेर जगह जगह चौराहों पर जलाए गए। फॉरेन क्लॉथ का इंपोर्ट लगभग आधा रह गया। शराब और ताड़ी की दुकानों पर धरने, पिकेटिंग दिए गए। और तिलक स्वराज फंड का क्या हुआ? उसमें 1 करोड़ रुपए जमा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उससे भी ज्यादा रकम जमा हो गई। ये दिखाता है कि लोगों का समर्थन कितना था। कांग्रेस वॉलंटियर कोर एक तरह से पैरेलल पुलिस फोर्स की तरह काम करने लगे। जुलाई 1921 में अली ब्रदर्स ने वो सेना से इस्तीफे वाला बयान दिया था ना? हाँ, जुलाई 1921 में अली भाइयों ने मुसलमानों से अपील की कि वे सेना छोड़ दें क्योंकि ये उनके धर्म के खिलाफ है। इस पर उन्हें सितंबर में गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने भी यही अपील दोहराई। कांग्रेस ने अपनी लोकल बॉडीज से कहा कि अगर उन्हें लगता है कि लोग तैयार हैं तो वो सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण? हाँ, जैसे मिदनापुर बंगाल और गुंटूर आंध्रा में यूनियन बोर्ड टैक्सेस के खिलाफ नो टैक्स मूवमेंट चला। असम में चाय बागानों में, स्टीमर सेवाओं में और असम बंगाल रेलवे में हड़तालें हुई। जेएम सेनगुप्ता वहां के बड़े नेता थे। और जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे नवंबर 1921 में? हाँ, उनकी यात्रा के दौरान देश भर में हड़तालें और प्रदर्शन हुए। मतलब अवज्ञा और अशांति का माहौल बन गया था। इसी माहौल में कई लोकल स्ट्रगल्स भी तेज हो गए, जैसे यूपी में अवध किसान मूवमेंट और एका मूवमेंट, मालाबार में मापिला रिवोल्ट और पंजाब में गुरुद्वारों से भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए सिख आंदोलन। लोगों की प्रतिक्रिया कैसी थी? मतलब समाज के किन वर्गों ने हिस्सा लिया? भागीदारी बहुत व्यापक थी। समाज के लगभग हर तबके से लोग जुड़े। हाँ, किसी की भागीदारी कम थी, किसी की ज्यादा। जैसे मिडिल क्लास? मिडिल क्लास ने शुरुआत में नेतृत्व जरूर किया, लेकिन बाद में गांधी जी के प्रोग्राम को लेकर उनमें कुछ संदेह भी दिखने लगा। खासकर जो बड़े शहरों जैसे कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास के एस्टैब्लिश नेता थे, वहां प्रतिक्रिया थोड़ी सीमित थी। सरकारी नौकरी छोड़ने या उपाधियां लौटाने की अपील पर बहुत ज्यादा अमल नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो लोग राजनीति में नए थे, उन्हें इस आंदोलन में अपनी जगह मिली। बिहार में राजेंद्र प्रसाद या गुजरात में वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने जबरदस्त समर्थन जुटाया। उनके लिए नॉन कॉपरेशन टेररिज्म का एक वायबल ऑल्टरनेटिव था। और बिजनेस क्लास का क्या रुख था? बिजनेस क्लास का एक बड़ा हिस्सा आंदोलन के पक्ष में था। खासकर स्वदेशी पर जोर देने से भारतीय व्यापारियों को फायदा हो रहा था।
तो उन्होंने आर्थिक बहिष्कार का समर्थन किया। लेकिन जो बहुत बड़े उद्योगपति थे, उनमें से कुछ शायद आंदोलन को लेकर आशंकित थे। उन्हें शायद अपनी फैक्ट्रियों में मजदूरों की अशांति का डर था। किसानों की भागीदारी कैसी रही? किसानों की भागीदारी जबरदस्त थी, बहुत व्यापक थी। हालांकि कांग्रेस क्लास स्ट्रगल के खिलाफ थी, पर किसानों ने कई जगह अपनी लड़ाई लड़ी। बिहार में जैसे निचली और ऊंची जातियों के बीच जनेऊ पहनने को लेकर जो झगड़ा था, वो भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मिल गया। आमतौर पर किसान, जमींदारों और व्यापारियों के खिलाफ भी खड़े हुए। इस आंदोलन ने आम मेहनतकश जनता को एक मौका दिया कि वो ना सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत, बल्कि अपने देशी शोषकों, जमींदारों और व्यापारियों के खिलाफ भी अपनी भड़ास निकाल सकें। स्टूडेंट्स और महिलाओं की भूमिका। स्टूडेंट्स तो आंदोलन के एक्टिव वॉलंटियर्स थे। हजारों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़े और नेशनल इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन किए। और महिलाएं, उन्होंने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, पर्दा त्यागा, तिलक फंड के लिए अपने गहने तक दान कर दिए। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के सामने धरने देने में वो बहुत सक्रिय थीं। और हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मोपला रिबेलियन जैसी घटनाओं के बावजूद मुसलमानों की भारी भागीदारी और सांप्रदायिक एकता बनाए रखना, ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी उपलब्धियां थीं। कई जगहों पर तो गिरफ्तार होने वालों में 2/3 मुसलमान थे। गांधी जी और दूसरे नेता मस्जिदों से मुस्लिम जनता को संबोधित करते थे। ये एकता अभूतपूर्व थी। सरकार ने कैसे प्रतिक्रिया दी इस सब पर? सरकार ने शुरू में थोड़ा नर्म रुख अपनाया। मई 1921 में वाइसराय लॉर्ड रीडिंग और गांधी जी के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन वो असफल रही क्योंकि सरकार चाहती थी कि गांधी जी अली भाइयों पर दबाव डालें कि वो अपने भाषणों के उन हिस्सों को वापस लें जिनमें हिंसा का पुट था। गांधी जी समझ गए कि सरकार उनके और खिलाफत नेताओं के बीच फूट डालना चाहती है। और फिर दमन शुरू हुआ। हाँ, दिसंबर 1921 आते आते सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। वॉलंटियर कॉर्प्स को अवैध घोषित कर दिया गया, पब्लिक मीटिंग्स पर पाबंदी लगा दी गई, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और गांधी जी को छोड़कर लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आंदोलन अपने अंतिम चरण में कैसे पहुंचा? अब गांधी जी पे दबाव बढ़ने लगा था कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कि भाई अब सिविल डिसोबीडियंस का प्रोग्राम शुरू किया जाए। 1921 का अहमदाबाद सेशन हुआ कांग्रेस का। इसकी अध्यक्षता CR दास को करनी थी, पर वो जेल में थे, तो हकीम अजमल खान एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। इस सेशन में गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस शुरू करने या न करने का फैसला लेने का पूरा अधिकार दे दिया गया। वो सोल अथॉरिटी बन गए। फिर गांधी जी ने बारडोली से इसे शुरू करने की बात कही। हाँ, 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर राजनीतिक कैदियों को रिहा नहीं किया गया और प्रेस पर से नियंत्रण नहीं हटाया गया, तो वो गुजरात के बारडोली से सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर देंगे। लेकिन फिर आंदोलन शुरू होने से पहले ही रुक गया। हाँ, बिल्कुल। आंदोलन शुरू हो पाता उससे पहले ही एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। चौरी चौरा इंसिडेंट। हाँ, चौरी चौरा, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्या हुआ था वहां असल में? चौरी चौरा यूनाइटेड प्रोविंसेस, आज का उत्तर प्रदेश, के गोरखपुर जिले में एक छोटा सा गांव है। 5 फरवरी 1922 को वहां हिंसा भड़क उठी। हुआ ये कि पुलिस ने कुछ वॉलंटियर्स के नेता की पिटाई कर दी थी, जो शराब की बिक्री और खाने पीने की चीजों की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जब भीड़ इस बात का विरोध करने पुलिस स्टेशन पहुंची, तो पुलिस ने गोली चला दी। इससे भीड़ भड़क गई। गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। पुलिस वाले अंदर ही थे। जो भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें पकड़ के वापस आग में फेंक दिया गया। बहुत भयानक हिंसा हुई। इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। 22 पुलिसकर्मी। तो गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया थी इस पे? गांधी जी इस हिंसा से स्तब्ध रह गए। उन्हें लग रहा था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। उन्होंने फौरन आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। फौरन? हाँ, फौरन। फरवरी 1922 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बारदोली में हुई। वहां प्रस्ताव पास किया गया कि कानून तोड़ने वाली सभी गतिविधियां रोक दी जाएं और अब पूरा ध्यान कंस्ट्रक्टिव वर्क पर लगाया जाए। कंस्ट्रक्टिव वर्क मतलब खादी का प्रचार करना, नेशनल स्कूल्स चलाना, नशाबंदी के लिए प्रचार करना, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना और छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाना। लेकिन बाकी नेता, क्या वो सहमत थे इस फैसले से? नहीं, ज्यादातर राष्ट्रवादी नेता हैरान रह गए गांधी जी के इस फैसले से। CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू सब भौचक्के थे। सुभाष बोस ने तो इसे नेशनल कैलामिटी यानी राष्ट्रीय आपदा तक कह दिया। अच्छा। हाँ, कुछ मार्क्सिस्ट इतिहासकारों का मानना है कि लीडरशिप ने आंदोलन को इसलिए रोका क्योंकि वो जनता की पहल से डर गई थी। वो आंदोलन को नियंत्रित रखना चाहती थी। लेकिन गांधी जी ने खुद कहा था कि वो आंदोलन को हिंसक होने से रोकने के लिए हर अपमान, हर यातना, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार है।
और फिर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 साल जेल की सजा सुनाई गई। उन्होंने कोर्ट में जो भाषण दिया वो बहुत शानदार था और इतिहास में दर्ज हो गया। तो गांधी जी ने आखिर आंदोलन वापस लिया क्यों? क्या वजह थी इसके पीछे? क्या सिर्फ चौरी चौरा की हिंसा ही कारण थी? देखिए, चौरी चौरा एक तात्कालिक कारण जरूर था, लेकिन वजहें और भी थीं। गांधी जी को ये महसूस हुआ कि लोगों ने अभी अहिंसा के तरीके को पूरी तरह से सीखा या समझा नहीं है। उन्हें डर था कि अगर चौरी चौरा जैसी घटनाएं बढ़ीं तो पूरा आंदोलन हिंसक हो जाएगा और एक हिंसक आंदोलन को ब्रिटिश सरकार बड़ी आसानी से कुचल सकती थी। सरकार को बहाना मिल जाता अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने का। ये भी एक पहलू था। बिल्कुल। और ये भी देखिए कि कोई भी आंदोलन बहुत लंबे समय तक अपने चरम पर नहीं रह सकता। आंदोलन में थकान के संकेत भी दिखने लगे थे। सरकार भी बातचीत के मूड में नहीं लग रही थी। और खिलाफत का मुद्दा, उसका क्या हुआ? नवंबर 1922 में टर्की में ही मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने सुल्तान को राजनीतिक शक्ति से वंचित कर दिया। टर्की को एक सेक्युलर स्टेट बना दिया गया। अच्छा। हाँ, वहाँ यूरोपियन स्टाइल का लीगल सिस्टम लागू हुआ, महिलाओं को अधिकार दिए गए, शिक्षा का नेशनलाइजेशन हुआ, मॉडर्न एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया और आखिरकार 1924 में कैलिफेट यानी खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया गया। तो जिस मुद्दे को लेकर भारत में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, वो मुद्दा ही खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर इस पूरे नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का मूल्यांकन कैसे किया जाए? व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या हासिल हुआ इससे? देखिए, इसके कई पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पहलू भी रहे। एक तरफ इस आंदोलन ने शहरी मुसलमानों को बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया, जो एक बड़ी बात थी, लेकिन साथ ही कुछ हद तक इसने राष्ट्रीय राजनीति का कम्युनलाइजेशन भी किया। मतलब मुस्लिम भावनाएं असल में तो व्यापक एंटी इंपीरियलिस्ट भावना का ही हिस्सा थी, लेकिन राष्ट्रीय नेता कहीं न कहीं मुसलमानों की धार्मिक राजनीतिक चेतना को एक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चेतना यानी सेक्युलर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के स्तर तक उठाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। डॉक्टर कोनराड एल्स्ट ने इसे एक प्रतिगामी आंदोलन कहा है। ये भी एक दृष्टिकोण है। हाँ, ये भी एक व्याख्या है, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो ये कि असहयोग आंदोलन के साथ राष्ट्रवादी भावना देश के कोने कोने तक पहुंची। आबादी का हर वर्ग, कारीगर, किसान, छात्र, शहरी गरीब, महिलाएं, व्यापारी, सब पॉलिटिसाइज हुए। लाखों पुरुषों और महिलाओं का ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और एक्टिविजेशन हुआ। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर दिया। इसने कॉलोनियल रूल के मिथ्स को भी तोड़ा होगा। बिल्कुल। 2 बड़े मिथ्स टूटे। पहला कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के हित में है, हालांकि ये बात नरमपंथियों की इकोनॉमिक क्रिटिक से पहले ही उजागर हो रही थी। और दूसरा कि ये शासन अजेय है, इनविंसिबल है। सत्याग्रह और जनसंघर्ष के जरिए इस मिथ को चुनौती दी गई और लोगों का डर कम हुआ। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आम जनता के मन में जो औपनिवेशिक शासन और उसकी पुलिस फौज का एक डर बैठा हुआ था, वो डर काफी हद तक खत्म हो गया। लोग अब जेल जाने से, लाठियां खाने से उतना नहीं डरते थे। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब ये कि भले ही ये आंदोलन अपने तात्कालिक लक्ष्य जैसे 1 साल में स्वराज हासिल नहीं कर पाया और इसे अचानक वापस लेना पड़ा, लेकिन इसने भविष्य के आज़ादी के संघर्षों के लिए एक बहुत मजबूत जमीन तैयार कर दी। निश्चित रूप से इसने राष्ट्रीय आंदोलन का जनाधार बहुत वसी कर दिया और आगे की लड़ाई के लिए लोगों को तैयार किया। ये सोचने वाली बात जरूर है कि अगर चौरी चौरा की घटना न होती और आंदोलन हिंसक हुए बिना जारी रहता तो शायद इतिहास कुछ और होता। खैर, ये था आज का यूपीएससी बुक स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल एनसीईआरटीज, एम लक्ष्मीकांत, आर.एस. शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।